हर माली काले सोने का सपना देखता है। वही आदर्श भुरभुरी खाद जो आपके बगीचे को स्वर्ग बना देती है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर आप महीनों तक इतनी मेहनत से जैविक कचरा जमा करते रहे और बदले में आपको एक बदबूदार जहरीला ढेर मिले जो आपके पौधों को नुकसान पहुंचा दे। एक बुरे सपने जैसा लगता है ना? ऐसा जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा होता है। और इसकी वजह होती है कुछ ऐसी गलतियां हो जो खाद बनाने की पूरी प्रक्रिया को खराब कर सकती है। आज हम उन 5 चीजों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आपको कंपोस्ट में बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, ताकि आपकी मेहनत से बनी खाद बर्बाद न हो। यकीन मानिए, इस लिस्ट की कुछ चीजें आपको जरूर चौंका देंगी। तो आइए जल्दी से समझ लेते हैं कि कंपोस्ट आखिर होता क्या है। असल में ये सड़ने की एक नियंत्रित प्रक्रिया है। इसमें अरबों सूक्ष्मजीव, केंचुए और फंगस एक टीम की तरह काम करते हैं, ताकि आपके खाने के बचे हुए टुकड़े और बगीचे का कचरा पोषक तत्वों से भरपूर ह्यूमस में बदल जाए। सफलता का राज्य है संतुलन। हरे यानी नाइट्रोजन से भरपूर और भूरे यानी कार्बन से भरपूर पदार्थों के बीच का सही संतुलन। अगर यह संतुलन बिगड़ गया तो पूरी प्रक्रिया ही खराब हो जाएगी। यही वजह है कि अच्छी कंपोस्ट बनाने की शुरुआत इस बात से नहीं होती कि क्या डालना है, बल्कि इस बात से होती है कि क्या नहीं डालना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सबसे बड़े दुश्मन से। ये एक ऐसी चीज है जो आपके खाद के ढेर को, जो कि उर्वरक बनाने की फैक्ट्री है, एक असल जैविक कचरे के ढेर में बदल सकती है। मैं बात कर रहा हूं मांस, मछली और डेयरी उत्पादों की, साथ ही किसी भी तरह की चिकनाई और तेल की। शायद आप सोच रहे होंगे, इसमें क्या है, ये भी तो जैविक ही है ना। लेकिन यहां समस्या कई गुना बड़ी और जटिल है। सबसे पहले बदबू। कबाब के टुकड़े, मछली की हड्डियां या खट्टा पनीर घास या सेब के झूठे टुकड़ों से बिल्कुल अलग तरीके से सड़ना शुरू करते हैं। इनसे सड़न की एक तेज घिनौनी बदबू आती है, और यह बदबू आसपास के सभी बिन बुलाए मेहमानों के लिए मुफ्त खाना वाली न्योन साइन का काम करती है। चूहे, गिलहरियाओं, आवारा बिल्लियाओं और कुत्ते, ये सब इस दावत पर टूट पड़ेंगे। ये जानवर न केवल आपकी खाद को पूरे प्लॉट में फैला देंगे, बल्कि कई बहुत ही खतरनाक बीमारियों के वाहक भी हो सकते हैं। यकीन मानिए, चूहों और गिलहरियों के हमले से निपटना कंपोस्टर में हड्डियां न डालने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। दूसरा, सूक्ष्म जीवों की दुनिया, जो अदृश्य है लेकिन बेहद कपटपूर्ण है। सही कंपोस्ट बनाने में एयरोबिक, ऑक्सीजन चाहने वाले बैक्टीरिया का काम होता है। उन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन मांस और खासकर चिकनाई खाद के ढेर में घने, हवा रहित सड़ते हुए गोले बना देते हैं। ऐसे माहौल में एनारोबिक, ऑक्सीजन के बिना पनपने वाले बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। वही ये सड़े हुए अंडों जैसी हाइड्रोजन सल्फाइड की बदबू पैदा करते हैं। लेकिन बदबू तो आधी समस्या है। एनारोबिक सड़ांध जहरीले पदार्थ पैदा करती है और साल्मोनेला या ई कोलाई जैसे खतरनाक रोगजनकों का प्रजनन स्थल बन सकती है। आमतौर पर घर के बगीचे के खाद के ढेर में तापमान इतना ऊंचा और स्थिर नहीं होता कि इन सभी जीवाणुओं और बीमारियों को पूरी तरह से खत्म कर सके। और फिर आप बिना कुछ जाने समझे इस खाद को अपनी स्ट्रॉबेरी या हरी सब्जियों की क्यारी में डाल देंगे। इसके परिणाम आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही दुखद हो सकते हैं। और अलग से चिकनाई और तेल के बारे में बात करनी जरूरी है। मक्खन, वह वनस्पति तेल जिसे आपने सलाद परोसते समय इस्तेमाल किया, या कड़ाही का बचा हुआ तेल, ये सब कुछ पूरी तरह से वर्जित है। चिकनाई दूसरे जैविक कचरे को एक पानी प्रतिरोधी परत की तरह ढक लेती है। ये फायदेमंद सूक्ष्म जीवों तक हवा और नमी के पहुंच को रोक देता है। इसके परिणाम स्वरूप कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया या तो कई गुना धीमी हो जाती है या पूरी तरह से रुक जाती है, जिससे ढेर एक चिपचिपा, तैलीय और बदबूदार द्रव्यमान में बदल जाता है। इसलिए एक बात हमेशा के लिए याद रखें, कोई हड्डियां नहीं, मांस के टुकड़े नहीं, मछली नहीं, पनीर नहीं, दही नहीं, चिकनाई और तेल नहीं। यह शुरुआत से ही सब कुछ बिगाड़ने का सबसे पक्का तरीका है। आइए अब अपनी सावधानी सूची के दूसरे बिंदु पर चलते हैं।
और ये शायद किसी भी माली के लिए सबसे कपटी चाल है, क्योंकि ये देखने में तो बहुत समझदारी लगती है, पर असल में ये एक चाल है। हम बात कर रहे हैं बीमार पौधों की। पहली नजर में सब कुछ तार्किक लगता है। आपने अपनी क्यारी से टमाटर के झुलसा रोग से प्रभावित पत्तियां हटा दी, या खीरे के उन पत्तों को काट दिया जिन पर छाछियां रोग, सफेद फफूंद लगा था। अब इन्हें कहां फेंके? जरूर कंपोस्ट में। आखिर ये जैविक कचरा ही तो है, इसे सड़ने दो। लेकिन ठीक इसी क्षण आप अपनी भविष्य की फसल के लिए एक टाइम बम बो रहे होते हैं। आइए समझते हैं क्यों। आपके बगीचे में कंपोस्ट का ढेर कोई औद्योगिक स्टेरिलाइजर नहीं है। फाइटोफथोरा, रस्ट, स्कैब जैसे फफूंद के बीजाणु, साथ ही कीटों के अंडे और बैक्टीरिया व वायरस से होने वाली बीमारियों के रोगाणुओं को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए बहुत उच्च और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्थिर तापमान की आवश्यकता होती है। हमें 65 से 70 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, और ये तापमान पूरे ढेर में कई दिनों तक बना रहना चाहिए। सामान्य परिस्थितियों में घर के बगीचे में ऐसा तापमान बनाए रखना लगभग असंभव है। आपका कंपोस्ट बीच में तो गर्म हो सकता है, लेकिन किनारों पर वो ठंडा ही रहता है। और अंत में क्या होता है? फफूंद के बीजाणु अविश्वसनीय रूप से जिंदगी वाले होते हैं। वे सालों तक जीवित रह सकते हैं। जब वे आपकी कंपोस्ट के ढेर में जाते हैं तो वे मरते नहीं, बल्कि वे एक आरामदायक नम वातावरण में पहुंच जाते हैं, जहां वे शांति से अपने समय का इंतजार करते हैं। असल में आप बीमार पौधे का निपटारा नहीं कर रहे, बल्कि बीमारी को सर्दियों के लिए बचाकर रख रहे हैं। एक कल्पना कीजिए, 1 साल बीत जाता है, आपकी कंपोस्ट तैयार हो गई है, वह काली और भुरभुरी दिखती है। आप अपने कर्तव्य को पूरा करने की भावना के साथ इस काले सोने को क्यारियों में फैला देते हैं। अपने छोटे टमाटर, खीरे और आलू के पौधों को खाद देते हैं। लेकिन पोषक तत्वों के साथ आप अपने पूरे बगीचे में लाखों अदृश्य बीजाणु भी फैला देते हैं। और जैसे ही सही परिस्थितियां वहां बनती है, गर्म और नम मौसम, बीमारी एक नई और भी अधिक शक्ति के साथ फैल जाएगी। आप खुद अपने ही हाथों से अपने बगीचे को संक्रमित कर देंगे। इसलिए याद रखें, बीमारी के किसी भी लक्षण वाला कोई भी पौधा, चाहे उसमें धब्बे हों, सफेद परत हो, सड़न हो या वो मुरझा रहा हो, उसे कंपोस्ट में बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। ऐसी जैविक सामग्री से छुटकारा पाने का एकमात्र विश्वसनीय तरीका है कि उसे जला दिया जाए या बगीचे से बाहर कूड़ेदान में फेंक दिया जाए। आगे बढ़ते हैं। तीसरा वर्जित तत्व आपके बगीचे का असली दुश्मन है। यह दिखने में तो निर्दोष लगता है, पर इसका मकसद पूरी जमीन पर कब्जा करना है। मैं खरपतवारों की बात कर रहा हूं, लेकिन सभी की नहीं, बल्कि उनकी 2 सबसे खतरनाक किस्मों की। पके बीजों वाले खरपतवार और उन खरपतवारों की जिनकी जड़ें बहुत मजबूत और फैलने वाली होती हैं। आइए ईमानदार रहे, निराई गुड़ाई बहुत मुश्किल काम है। और जब आप एक रोमिल, सफेद सिर वाले डेंडेलियन या ढेर सारे दूब घास को जड़ से उखाड़ते हैं, तो यह सब खाद के ढेर में डालने का मन करता है। आप सोचते हैं कि यह तो सड़ जाएगा, और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। आप दुश्मन से छुटकारा नहीं पाते, बल्कि उसके लिए एक आदर्श इंक्यूबेटर तैयार कर देते हैं। बीजों से शुरू करते हैं। एक अकेला डेंडेलियन जो पहले ही खिल चुका है, अपने साथ सैकड़ों पैराशूट जैसे बीज लिए रहता है। यही बात बथुआ, मोकरी और कंटीले पौधों पर भी लागू होती है। ये बीज प्रकृति द्वारा सबसे कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रहने के लिए बनाए गए हैं। वे सालों तक जमीन में पड़े रह सकते हैं और अपने समय का इंतजार कर सकते हैं। और आपका गर्म, नम और पौष्टिक खाद का ढेर उनके लिए कोई कब्र नहीं, बल्कि एक पंचतारा होटल है। वे सड़ेंगे नहीं। वे तब तक इंतजार करेंगे जब तक आप तैयार खाद को अपनी क्यारियों में फैला नहीं देते, और फिर खुशी खुशी अंकुरित हो जाएंगे। आपके संवारे हुए बगीचे को एक जंगली खेत में बदल देंगे। लेकिन रेंगने वाली जड़ों वाले खरपतवार और भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। दूब घास, कन्वोल्वुलस, लता, स्नूड घास और हॉर्सटेल इसके कुछ उदाहरण हैं। इनको नष्ट करना इतना आसान नहीं है। दूब घास या कन्वोल्वुलस की जड़ का एक छोटा सा सेंटीमीटर भर का टुकड़ा भी एक नए पूरे पौधे को जन्म दे सकता है। और फिर से
खाद का ढेर उनके लिए पुनर्जीवित होने का एक आदर्श वातावरण है। आपने जमीन को अच्छी तरह साफ किया, सारी जड़ें निकाली, उन्हें खाद में डाला और सोचा कि आपने जीत हासिल कर ली। लेकिन असल में आपने उन्हें बस थोड़ी देर की राहत दी है। गर्मी और नमी में जड़ों के ये टुकड़े नई कॉम्प्लेन निकालेंगे और अगले साल खाद डालते समय आप अपने हाथों से अपने खेत में इन अजेय हमलावरों की फौज बसा देंगे। इनसे लड़ना 10 गुना ज्यादा मुश्किल होगा। तो क्या करें? बिना बीज वाले और बिना आक्रामक जड़ों वाले खरपतवार, कृपया उन्हें खाद में डाल दें, लेकिन इन उपद्रवी तत्वों को या तो सूरज की रोशनी में इतना सुखा दे कि वे सूखे पौधों के संग्रह हर्बेरियम जैसे नाजुक हो जाए, और तभी उन्हें ढेर में डाले, या फिर जो ज्यादा सुरक्षित है उन्हें बस खेत से हटा दें। भविष्य के लिए अपने लिए अनावश्यक काम न बढ़ाए। अब हम चौथे बिंदु पर आते हैं, जिस पर अक्सर बहस होती है, लेकिन विशेषज्ञ इस मामले में पूरी तरह एकमत है। बात होगी हमारे प्यारे पालतू जानवरों की। हम अपनी बिल्लियों और कुत्तों से बेपनाह प्यार करते हैं, लेकिन उनके मल मूत्र को बगीचे के लिए बनी खाद के ढेर में बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। और मैं जानता हूं कि आप सोच रहे होंगे, रुकिए, गोबर तो बेहतरीन खाद होती है, फिर कुत्तों के उपहार गाय के गोबर से बुरे क्यों हैं? यहां अंतर मूलभूत है, और ये उनके आहार और शरीर विज्ञान फिजियोलॉजी में छिपा है। गाय, घोड़े, खरगोश ये शाकाहारी जानवर हैं। इनका गोबर मूल रूप से किण्वित फर्मेंटेड वनस्पति सामग्री होता है, लेकिन बिल्लियां और कुत्ते मांसाहारी और सर्वाहारी ओमनिवोर्स होते हैं। उनकी पाचन प्रणाली अलग होती है, और उनके मल में ऐसे परजीवी, पैरासाइट्स और रोगजनक पैथोजेंस हो सकते हैं जो इंसानों के लिए बेहद खतरनाक हैं। आइए जरा और विस्तार से समझते हैं। बिल्ली के मल में टॉक्सोप्लाज्मा के oocyst, ओसिस्ट्स हो सकते हैं। ये वह परजीवी है जो टॉक्सोप्लाज्मोसिस का कारण बनता है। यह बीमारी खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए खतरनाक है, क्योंकि ये गर्भ में पल रहे शिशु को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। कुत्तों और बिल्लियों दोनों के मल में कृमि, वर्म्स के अंडे हो सकते हैं, जैसे एस्केरिस, एस्करिस और टॉक्सोकारा। ये अंडे बाहरी वातावरण में अविश्वसनीय रूप से प्रतिरोधी होते हैं। ये न तो ठंड से मरते हैं और न ही सूखने से। और जैसा कि हमने पहले भी कहा, सामान्य घर के बगीचे वाली खाद के ढेर में तापमान शायद ही कभी इतना हो पाता है कि इन अंडों को नष्ट कर सके। नतीजतन अब खाद नहीं, बल्कि एक जैविक बम बनाने का जोखिम उठाते हैं। कल्पना कीजिए, आप इस खाद का उपयोग अपनी हरी सब्जियों, मूली या स्ट्रॉबेरी के लिए करते हैं, यानी ऐसी चीजें जिन्हें अक्सर कच्चा खाया जाता है या कम से कम पकाने के बाद। रोगजनक और परजीवी अंडे मिट्टी से फलों तक पहुंचते हैं और वहां से सीधे आपकी मेज पर। गंभीर बीमारियों के संक्रमण का जोखिम उस काल्पनिक लाभ के बिल्कुल लायक नहीं है जो आपको मिलेगा। इसलिए यहां नियम पक्का है और इस पर कोई बहस नहीं हो सकती। मांसाहारी पालतू जानवरों के मल का निपटान केवल एक ही तरीके से किया जाता है, एक बैग में डालकर कूड़ेदान में। आपका और आपके परिवार का स्वास्थ्य कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अब हमारी सूची का 5वां और अंतिम बिंदु, यह खामोश नुकसान पहुंचाने वालों का एक ऐसा समूह है जो कंपोस्ट में आम कचरे की तरह शामिल होते हैं, लेकिन असल में इसे अंदर से जहरीला बना देते हैं। हम बात कर रहे हैं कोयले की राख और साथ ही चमकदार ग्लॉसी कागज और रंगीन कार्डबोर्ड की। आइए राख से शुरुआत करते हैं। कई बागवानों के मन में ये बात बैठी होती है कि राख एक मूल्यवान पोटाश और फास्फोरस युक्त खाद है, और ये बात सही भी है, लेकिन इसमें एक बेहद जरूरी बात जोड़नी होगी। केवल शुद्ध, बिना उपचारित लकड़ी, टहनियों और घास को जलाने से मिली लकड़ी की राख ही उपयोगी होती है। लेकिन पत्थर के कोयले, बारबेक्यू के लिए इस्तेमाल होने वाले कोयले के ब्रिकेट या संसाधित डीएसपी पार्टिकल बोर्ड से मिली राख आपके बगीचे के लिए असली जहर है। समस्या यह है कि ऐसी राख में केवल उपयोगी तत्व ही नहीं होते, इसमें सीसा, लेड, कैडमियम, आर्सेनिक जैसे भारी धातुएं और साथ ही सल्फर के यौगिक भी भारी मात्रा में पाए जाते हैं। ये पदार्थ कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया में न तो सड़ते हैं और न ही गायब होते हैं।
वे जमा होते जाते हैं। पहले आपके कंपोस्ट में, फिर उस मिट्टी में जहां आप इसे डालेंगे, और मिट्टी से ये पौधों की जड़ों में पहुंचते हैं और अंततः उन फलों में शामिल हो जाते हैं जो आपकी मेज पर पहुंचेंगे। सीधे शब्दों में कहें तो ऐसी कंपोस्ट से अपने खेतों को खाद देकर आप धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अपनी जमीन और अपनी भविष्य की फसल को जहर दे रहे हैं। अब कागज की बात करते हैं। लगेगा कि कागज तो सेलुलोज है, जो कंपोस्ट में संतुलन के लिए एक आदर्श भूरा पदार्थ है। और फिर से ये बात सच है, लेकिन केवल खास तरह के कागज के लिए। साधारण अखबार, बिना ब्लीच किए हुए कागज के तौलिए, टॉयलेट पेपर के कार्डबोर्ड रोल, ये सब पूरी तरह से ठीक है। लेकिन जैसे ही बात चमकदार ग्लॉसी पत्रिकाओं, विज्ञापन पर्चियों, रंगीन कैटलॉग और चमकीले कार्डबोर्ड पैकेटों की आती है, स्थिति पूरी तरह से बदल जाती है। चमकदार कागज में चमक किसी जादू से नहीं आती, बल्कि एक खास कोटिंग की वजह से होती है, जिसमें अक्सर काओलिन, प्लास्टिक और विभिन्न रासायनिक फिक्सर होते हैं। चमकीले रंग, खासकर पुराने संस्करणों में, उन्हीं भारी धातुओं को समाहित कर सकते हैं। ये सारे रासायनिक पदार्थ न तो फायदेमंद रोगाणुओं, माइक्रोब्स के लिए जरूरी है और न ही केंचुओं के लिए। ये पदार्थ या तो बिल्कुल नहीं सड़ते और माइक्रोप्लास्टिक में बदलकर कंपोस्ट को दूषित करते हैं, या फिर धीरे धीरे सड़ने की प्रक्रिया में विषाक्त पदार्थ छोड़ते हैं। इसलिए कंपोस्टर में पिज्जा के डिब्बे, जो वैसे भी तेल चिकनाई से भरा होता है, या कोई चमकदार पत्रिका डालने से पहले सोचिए। आपका लक्ष्य एक जीवित पोषक खाद बनाना है, न कि रासायनिक कचरा फेंकने की जगह। और अब हम सबसे महत्वपूर्ण बात पर आते हैं। कंपोस्ट बनाने में सबसे बड़ी गलती सिर्फ बदबू या कुछ खरपतवार नहीं है, बल्कि यह फायदे का एक भ्रम है। आप महीनों तक सब कुछ सही कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक गलत सामग्री आपके काले सोने को ट्रोजन हॉर्स में बदल सकती है। कल्पना कीजिए, आप अपने खीरे के पौधों में बड़ी मेहनत से तैयार खाद डालते हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं होता कि आप उसके साथ फंगल बीमारियों के बीजाणु भी डाल रहे हैं, जिन्हें आपने पिछले साल इसमें मिलाया था। या आप अपनी स्ट्रॉबेरी की क्यारियों में पानी दे रहे हैं, जबकि उसकी मिट्टी में आपके पालतू जानवर के मल से हानिकारक सूक्ष्म जीव पहले से ही बस चुके हैं। आप अपने हाथों से अपने बगीचे में बीमारियों और समस्याओं का एक चक्र बना रहे हैं, ये सोचते हुए कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं। गलत कंपोस्टिंग का यही असली छिपा हुआ डर है। ये कोई तत्काल आपदा नहीं, बल्कि एक धीमी गति की बम है। तो आइए संक्षेप में बात करें। कोई मांस, दूध और वसा नहीं, कोई बीमार पौधे नहीं, बीजों वाले कोई खरपतवार नहीं, मांसाहारी पालतू जानवरों का मल नहीं, और कोई कोयले की राख या चमकदार कागज नहीं। इन 5 ना को याद रखकर आप अपने कंपोस्ट, अपनी फसल और अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह आपके लिए उपयोगी था, तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप अपने बाग बगीचे के लिए नए सुझावों को मिस ना करें। और अब आपके लिए एक सवाल, आपने कंपोस्टिंग में कौन कौन सी गलतियां की है? या शायद आप कोई और वर्जित सामग्री जानते हैं जिसका मैंने जिक्र नहीं किया? अपना अनुभव टिप्पणियों में साझा करें। आइए मिलकर सीखें।